नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम हैं भोपाल में और करेंगे अगले आधा घंटे तक राष्ट्रभाषा हिंदी की चिंता। और शामिल होंगे यहां उपस्थित हुए बीते 3-4 दिनों में तमाम देशों के सैकड़ों हज़ारों लोगों की, वो भी हमारे साथ इसी चिंता में शामिल थे। हिंदी की दुर्दशा पर, हिंदी की अच्छी दशा पर, हिंदी के बाज़ार पर, हिंदी के कारोबार पर और हिंदी के विस्तार पर। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन की सबसे ख़ास बात तो ये थी कि जिन देशों से हिंदी के विद्वान आए थे उनको हमने सुना, उनको हमने जाना और उनसे ये भी जाना कि उन देशों में हिंदी के विस्तार के लिए, हिंदी की शिक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं। भारत का हृदय मध्य प्रदेश 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का साक्षी बना। ये सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। 32 साल बाद देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। करीब 39 देशों के हिंदी भाषा के जानकारों और दिग्गज साहित्यकारों ने इसमें शिरकत की। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति समेत दुनिया के नेताओं के हिंदी से जुड़े दिलचस्प अनुभवों को साझा किया और हिंदी को समृद्ध बनाने की बात की। हमें प्रयत्न पूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीजें हैं उसको हमें समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहेगी। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों और साहित्यकारों ने हिंदी की सामयिक स्थिति पर चिंतन किया और 12 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। भोपाल में आयोजित इस विश्व हिंदी सम्मेलन को अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। इस दौरान कई एक मुद्दों पर चर्चा हुई और दुनिया के देशों से आए साहित्यकारों, हिंदी में काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन क्या सिर्फ सम्मान और सम्मेलनों से हिंदी का उत्थान हो सकता है? 12 सितंबर को समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के विदेश मंत्री थे तो वह जब संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सभा में उन्हें संबोधित करना था तो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपना हिंदी में भाषण किया था और हिंदी की उपस्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्ज कराने का काम किया। अपनों का दोष ढूंढ करके कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई संस्था बड़ी नहीं हो सकती। उसका सम्मान करने से ही बड़ी हो सकती है और अपनी भाषा का अपमान करके तो कौन बड़ा हो सकता है। विश्व हिंदी सम्मेलन के मंच से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन और न्याय के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हर फैसले का हिंदी अनुवाद होगा। इसके अलावा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दिलाने की दिशा में प्रयास शुरू करने की अनुशंसा की गई। राजभाषा लोकपाल बनाने की भी बात हुई। सीबीएसई में कक्षा 9 के बाद हिंदी को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया। पासपोर्ट का आवेदन अंग्रेजी के अलावा हिंदी में होने की बात कही गई। विदेशों के साथ होने वाली संधियों के पत्राचार की पहली भाषा हिंदी करने की अनुशंसा भी की गई। समाज को भी जुड़ना पड़ेगा हिंदी से। कई बार मुझे लगता है कि हिंदी का सवाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, केवल सरकार का सवाल नहीं है। अकेली सरकार हिंदी का भला और कल्याण नहीं कर सकती। सरकार के साथ साथ समाज को बहनों और भाइयों जोड़ना पड़ेगा। एक नया जनजागरण समाज में करना पड़ेगा। विश्व हिंदी सम्मेलन में दुनिया भर से आए हिंदी प्रेमियों के बीच एक ऐसा शख्स भी दिखा जो बीते कई साल से दुनिया के हिंदी पाठकों को जोड़ने का काम कर रहा है। आत्माराम शर्मा इंटरनेट पत्रिका गर्भनाल के जरिए हिंदी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 65 और 70 के दशक में पैदा होने वाली जो पीढ़ी है उनको पता नहीं है कि भाषा की बात जो दुनिया में चल रही है, खासतौर से हिंदी भाषा की बात, उसका मर्म क्या है, वो दिक्कत क्या है। तो ये हमारी पीढ़ी का ज्ञान है कि हमें असली जो जड़ है हमारी जो अज्ञानता की भाषा के संदर्भ में, ये हमको पता नहीं है। तो मैं पिछले 8 सालों से हिंदी का काम कर रहा हूँ गर्भनाल पत्रिका के जरिए। हिंदी की दशा और दिशा को लेकर इस मंच से तमाम तरह की चिंताएं व्यक्त की गईं।
कई प्रस्ताव भी पारित हुए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार इन प्रस्तावों पर कितनी गंभीरता से अमल करती है। प्रशांत पांडे और कैमरामैन संजय कुमार के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी, भोपाल। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने हमारे दिलों में एक चिंता की लकीर खींची है। उसने हमें यह सोचने का अवसर दिया है कि आखिर आने वाले दिनों में हमें क्या करना होगा। कम से कम हमें अपने घरों में नई नस्ल को लेकर हिंदी के प्रति कोई चिंता तो नजर आए। आज हमारे देश के 50% विश्वविद्यालय हिंदी नहीं पढ़ाते, तो अब हम आगे क्या करें? भोपाल में हिंदी की सेहत पर चर्चा के लिए 12 समानांतर सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में हिंदी प्रेमियों और विद्वानों ने विचार रखे और हिंदी के विकास के लिए अहम सुझाव दिए। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने और लोकप्रियता बढ़ाने पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ। 12 सत्रों में विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान क्षेत्र में हिंदी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, विधि और न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं, बाल साहित्य में हिंदी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी, हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, गिरमिटिया देशों में हिंदी, विदेशों में हिंदी शिक्षण, विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा और देश और विदेश में प्रकाशन, समस्याएं एवं समाधान जैसे विषयों पर बात हुई। समानांतर सत्रों में देश विदेश के विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा समिति बनाने पर भी जोर दिया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जानकारी दी कि मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय बनकर तैयार हो गया है और 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा देशों का हमें समर्थन हासिल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए यदि 177 देशों की कोई स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर सकते हैं तो उससे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हम कम से कम 127 देशों का समर्थन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। यह बात हमारी समझ के परे है। सबसे ज्यादा जोर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने पर रहा। दरअसल 1975 में पहले हिंदी विश्व सम्मेलन से ये मांग उठती आ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन सन 2018 में मॉरिशस में किया जाए, जिसके दौरान वहां स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाए। समानांतर सत्रों में हिंदी के अपमान को रोकने और दफ्तरों में हिंदी में कामकाज सुनिश्चित करने के लिए एक भाषिक लोकपाल की जरूरत पर भी जोर दिया गया। 72 सुझाव हैं। चूंकि समय कम है तो उनमें से कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनमें एक विशेष सुझाव है, एक राजभाषा लोकपाल की व्यवस्था की जाए जो लोगों की शिकायतों के आधार पर भाषिक भेदभाव के प्रति आम नागरिक को संरक्षण प्रदान कर सके। हिंदी को साहित्य के साथ साथ विज्ञान और वाणिज्य जगत की भाषा बनाने पर भी काफी मंथन हुआ। जानकारों का मानना था कि विज्ञान और शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को हिंदी में लिखने की छूट होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल युग में हिंदी को डिजिटलाइज कर आधुनिक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाने पर भी विचार हुआ। विद्वानों ने विधि और न्याय के शब्दों के लिए हिंदी के विधि शब्दकोश बनाने जैसे सुझाव भी दिए। हिंदी में तकनीकी को बढ़ावा देने की मांग लंबे अरसे से उठती रही है और हिंदी ने तकनीक को आत्मसात भी किया है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इसका असर आम जन तक नजर नहीं आता। प्रशांत पांडे और कैमरामैन संजय कुमार के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी, भोपाल। आकाशवाणी आई, दूरदर्शन आया, टेलीविज़न आया और अब सोशल मीडिया। किताबों का संसार और प्रकाशनों का बाजार तो बढ़ता ही है। आज देश में अनेक प्रकाशक ऐसे हैं जिनके विदेशों में शोरूम हैं। तो देखा जाए तो हिंदी का बाजार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन घट रहा है हमारे घरों में हिंदी का आकार।
दुनिया में चोटी की 5 भाषाओं पर नजर दौड़ाएं तो हिंदी चौथे पायदान पर दिखती है। चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी का नंबर आता है। पुर्तगाली और बांग्ला इसके बाद की 3 बड़ी भाषाएं हैं, यानी शीर्ष 10 भाषाओं में हिंदी के अलावा बांग्ला भी शुमार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदी 42 करोड़ 20 लाख लोगों की पहली जुबान है। भारत में अंग्रेजी को जिस दर्जे का प्रश्रय मिला, उसके बावजूद 2,26,449 लोगों की पहली जुबान अंग्रेजी है। हिंदी न सिर्फ लोगों की जुबान पर है, बल्कि इसका बाजार भी बहुत बड़ा है। भारत में हिंदी लिखने, पढ़ने और समझने वालों की संख्या लगभग 70% है, जबकि अंग्रेजी सिर्फ 2% लोग ही जानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि 1963 में राजभाषा कानून लागू होने के 52 वर्ष बाद भी हम हिंदी में कामकाज करना नहीं सीख पाए हैं। सरकार के मुताबिक देश में 41% लोगों की जुबान हिंदी है। जिन 10 राज्यों को हिंदी पट्टी बुलाया जाता है, उनमें करीब 50 करोड़ की आबादी बसती है। लेकिन मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में करीब दर्जन भर और मुल्क हैं जहां हिंदी भाषी लोगों की तादाद अच्छी खासी है। देश में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों की सूची में हिंदी की तूती बोलती है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर जैसे 3 बड़े अखबारों की पाठक संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। चौथे नंबर पर मलयालम मनोरमा, 5वें नंबर पर दैनिक थांती और छठे पर फिर से हिंदी अखबार राजस्थान पत्रिका का नंबर आता है। शीर्ष 10 पत्रिकाओं में 5 नाम हिंदी के हैं। सिर्फ मीडिया ही नहीं, फिल्म बाजार में भी हिंदी का दबदबा है। अब पीजी के संदर्भ में मैं कह सकती हूँ कि अभी तो प्राइमरी स्कूलों से लेकर सेकेंडरी स्कूलों और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है और ये एक संवैधानिक भाषा बन गई है। मतलब संविधान में इसका प्रावधान हो गया है और ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि हमारे फिजी वासियों के लिए। शांति दूत न सिर्फ फिजी में सीमित है, ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब विश्व के अन्य देशों में भी शांति दूत के हमारे लेखक हैं, पाठक हैं और हमारा वहाँ का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है। देश में इस वक्त करीब 25,000 करोड़ रुपए का प्रकाशन बाजार है और इनमें से 26% प्रकाशन पर हिंदी का कब्जा है। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 30% की बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी भाषी इलाकों में रहने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए बड़े बड़े ब्रांड इसमें उतर रहे हैं। वो तो जो आपकी चेतना में उतर जाए, प्रचलन में आ जाए। जैसे स्टेशन का आप दूसरा करेंगे तो लोग थोड़े मंजूर कर लेंगे, स्कूल का आप दूसरा करेंगे मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप कृत्रिम ढंग से भाषा को नहीं बना सकते। उत्तर भारत के जिन राज्यों में हिंदी भाषी लोगों का बसेरा है, वहां बीते कुछ वर्षों से लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हिंदी का बाजार पोटेंशियल और बढ़ेगा। देश में हिंदी पढ़ने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ये देश ही नहीं, देश से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक फैल रही है। देश में हिंदी का बाजार बढ़ा है, प्रकाशक बढ़े हैं और पढ़ने वालों की तादाद, इस बात की तस्दीक होती है दिनों दिन बढ़ते अखबारों की तादाद से जो हिंदी में छपते हैं। जयगम मुर्तुजा और कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी, भोपाल। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, यानी 1 अरब से ज़्यादा लोग दुनिया भर में हिंदी को बोलते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के लिए हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर ये कैसी छटपटाहट है? कौन सी ऐसी चुनौती है जहां हमें लगता है कि हिंदी के पत्ते तो हरे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ें कमज़ोर हो रही हैं? एक नज़र हिंदी की चुनौतियों पर। काफ़ी अच्छी है और प्रशंसनीय भी। काफ़ी आगे आने वाले समय में और भी अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी भी काफ़ी युवतियां हैं और जो पढ़ती हैं हिंदी और बहुत ही रुचि, बहुत ही उमंग के साथ पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है और हम प्रयास। अर्मीनिया की माने मगरतजान की हिंदी पर ये पकड़ बता रही है कि दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंच बनाने में हिंदी कामयाब हुई है। आज दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोल या समझ लेते हैं। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि एक बाजार बन चुकी है जिसमें साहित्य से लेकर टीवी और फिल्म जैसे बड़े कारोबार शामिल हैं। इसके बावजूद हिंदी को जिंदा रखने के लिए हर साल सम्मेलनों और सेमिनारों की खाद डालनी पड़ती है। जाहिर है हिंदी का वजूद बचाने के लिए अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी की मान्यता। जानकार मानते हैं कि सरकारों और समाजों के स्तर से ज्यादा हिंदी को व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार्यता मिलनी जरूरी है।
हम अपनी भाषा को बोलें, हम अपनी भाषा में लिखें और हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करें तो हमारी भाषा कहीं आगे बढ़ेगी। ये सरकार के आगे बढ़ाने से नहीं होगा जब तक व्यक्ति के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर सम्मान अपनी भाषा के प्रति नहीं होगा, तब तक भाषा कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। हिंदी को लेकर बहस मुबाहिसों का दौर 70 के दशक से चल रहा है। शायद ये अकेली ऐसी भाषा है जिसके लिए अलग राजभाषा विभाग और विश्व हिंदी सम्मेलनों जैसी कवायदें चल रही हैं। लेकिन हिंदी के प्रति इस लगन का बीड़ा पुरानी और उम्रदराज पीढ़ी ही उठाए हुए है। असल अपेक्षा युवाओं से की जा रही है। जो अगली पीढ़ी है, अगर उसने हिंदी का साथ छोड़ दिया तो हम चाहे जितने हिंदी का राग अलापें, हिंदी आगे नहीं जाएगी। हिंदी का भविष्य उन लोगों के हाथ में जो आगे आने को हैं, और अगर वो हिंदी नहीं सीख रहे, अगर वो हिंदी नहीं बोल रहे, तो हम हिंदी के लिए कोई भी प्रयत्न करें वो बहुत दूर नहीं जाएगा। आज दुनिया में 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से अकेले एशिया में ही 2200 से ज़्यादा भाषाएं हैं। भाषाओं की इस भीड़ में हिंदी को हर जुबान तक ले जाना आसान नहीं। खासकर लोगों की जुबान और जहन में अंग्रेजी की अहमियत बड़ी चुनौती है। भारतवर्ष के देश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी संस्कृति अपनाते हैं, तो सोचते हैं मुझे विदेशी समझा जाएगा अपने देश में तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा। तो एक तो ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति में जो लोग जी रहे हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और जब तक सम्मान का भाव नहीं पैदा होगा तब तक भाषा लोगों के आचरण में नहीं आएगी। उसको आचरण में लाने के लिए ज़रूरी है कि उसे अपनी आदतों में शामिल किया जाए। हिंदी को एक धारणा जो चुनौती दे रही है वो है करियर की। हिंदी न पहले और न अब लोगों को रोजगार से जोड़ पाई है। बीते सालों में ये समझ मजबूत हुई है कि हिंदी को अगर जेब और भविष्य से जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप लोगों के दिल से जुड़ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात, इसका निदान तभी हो सकता है जब हम इसे अब केवल अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान की भाषा न बनाएं, बल्कि आजीविका से भी जोड़ना होगा, हमें विज्ञान से भी जोड़ना होगा, और जो हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं वो हमारी हिंदी के माध्यम से पूरी हों। हिंदी नए दौर में नया कलेवर चाहती है। हिंदी को पुरानी और परंपरागत बेड़ियों में जकड़े रखने से भी हिंदी का नुकसान हुआ। जाहिर है मोबाइल, ऐप्स, इंटरनेट और गैजेट्स के ज़माने में अगर हिंदी को भी उसी लिहाज में ढाला जाए तो बात बन सकती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने तकनीक है। अगर तकनीक, कंप्यूटर जो है वो अगर हम उसके साथ जो है अपने आप को हिंदी को नहीं जोड़ पाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी पत्रकारिता भी पिछड़ेगी। हमारे जो है लोग उसको साथ जोड़ना, आज जो है हिंदी के 20 तरह के फॉन्ट हैं, हम यूनिकोड को जो है ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हिंदी चुनौतियों की भीड़ में आज अकेली खड़ी है। हिंदी को सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जो उसकी दिशा और दशा तय करने में कारगर साबित हो। जैगम मुर्तजा के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। वैसे तो आज हम जो हिंदी बोलते हैं उसका सफ़र करीब 150-200 साल पुराना है। हिंदी का अपना सफ़र तो बहुत पुराना है, लेकिन जैसे जैसे हिंदी का विस्तार होता गया, हिंदी के बारे में हिंदी के प्रेमियों की चिंताएं भी बढ़ती गईं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान के सिद्धों ने जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीन साहित्य इन्हीं सिद्धों ने पुरानी हिंदी में लिखा। इसके बाद नाथपंथी साधुओं ने बौद्ध, शांकर, तंत्र, योग और शैव मतों को मिलाकर नया पंथ चलाया। इन्होंने लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद जैनियों की रचनाएं भी मिलती हैं। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश रासक भी लिखा गया, जिसमें परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। 11वीं सदी में देशी भाषा हिंदी का रूप साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में प्रचलित वीर गाथा लिखी। इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुकरियां और दो सखुन की रचना की। इनके गीतों दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। वो किशोरीदास वाजपेयी जो पक्के हिंदूवादी आदमी थे, उन्होंने लिखा है किताब में कि हिंदी अगर 13वीं शताब्दी से बनना और पनपना शुरू हुई तो उसका सबसे पहला आदि निर्माता जो है वो खुसरो है। आज जिसकी कव्वालियाँ आप सुनते हैं और कभी नहीं कहते कव्वालों से कि उर्दू की चीज़ है, बंद करो।
13वीं सदी में धर्म के क्षेत्र में फैले अंधविश्वास तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारत व्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की स्थापना की। इस तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम के भक्ति काव्य की 2 शाखा साथ साथ चली। इस दौरान कई बड़े ग्रंथों की रचना हुई। कबीरदास ने बहुत बढ़िया दोहा कहा कि संस्कृत कूप जल और भाषा बहता नहीं। अभी इसको पैदा हुए ही कितने साल हुए, ले दे के एक प्रेमचंद आपके पास हैं, एक कामायनी का लेखक जयशंकर प्रसाद है, एक चिंतक है रामचंद्र शुक्ल, आपके पास हैं कितने लोग? बाकी छोटे बड़े बहुत सारे लेखक हैं, रहते रहे। 18वीं सदी के आसपास हिंदी कविता में नया मोड़ आया जो रीतिकाल के नाम से मशहूर हुआ। इसे तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला। तो वहीं आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग के साहित्य की प्रमुख संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में भी थीं, इसीलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषा में मिलता है। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण हैं। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। पहला हिंदी का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 1975 में हुआ था और भोपाल में जो ये हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये 10वां है, यानी 40 साल में 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक नज़र हिंदी की इस अतीत यात्रा पर। ये वो दौर था जब हिंदी की स्वीकृति सर्वत्र नहीं थी। हिंदी प्रेमियों के सामने हिंदी को भारत ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाने की चुनौती थी। सो हिंदी के पैरोकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और मेहनत रंग लाई। 70 के दशक से हिंदी विश्व सम्मेलन का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। साल 1975 10 से 12 जनवरी ये था नागपुर में हिंदी का पहला विश्व सम्मेलन। इसका बोधवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। सम्मेलन का उद्घाटन हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों। इसमें जो संकल्प पारित हुए उनमें संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाना, विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना वर्धा में करना, विश्व हिंदी सम्मेलनों के लिए एक योजना बनाना शामिल था। इसके बाद साल 1976 में 28 से 30 अगस्त तक मॉरिशस के पोर्ट लुई में दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाने की योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इसके बाद तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में एक बार फिर भारत में राजधानी दिल्ली में हुआ। 28 से 30 अक्टूबर तक ये सम्मेलन चला। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन, समिति में देश विदेश के 25 सदस्य रखने और 3 महीने के भीतर इस पर काम शुरू करने जैसी बातों का संकल्प लिया गया। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में 2 से 4 दिसंबर के बीच हुआ और जगह एक बार फिर पोर्ट लुई मॉरिशस को चुना गया। इसमें पारित संकल्पों में 3 महीने के भीतर एक स्थायी समिति और सचिवालय का गठन, मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की मांग और भारत और भारतीय मूल की जनसंख्या वाले देशों के बीच संवाद बढ़ाने जैसी बातों पर जोर दिया गया। सूरीनाम में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, वहाँ हिंदी का रचनात्मक लेखन शुरू हुआ। मॉरिशस में पहले से ही हिंदी का काम चल रहा है। अब तो मेरा विचार है कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन होना चाहिए, जहाँ की हिंदी का रचनात्मक संसार बहुत समृद्ध है और पहली कक्षा से लेकर अनिवार्य रूप से वहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ। इस बार जगह थी पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाद और टोबैगो। इस सम्मेलन का विषय था अप्रवासी भारतीय और हिंदी। सम्मेलन में विश्व हिंदी मंच बनाने, मॉरिशस हिंदी सचिवालय के लिए अंतर सरकारी समिति का गठन और तमाम देशों से अपने यहाँ हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करने की अपील का संकल्प लिया गया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 के बीच ब्रिटेन के शहर लंदन में हुआ। इसमें जो संकल्प लिए गए उनमें हिंदी के सुदूर शिक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने और नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने की पहल करने जैसी अहम बातें शामिल थीं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 पारामारिबो, सूरीनाम में हुआ। इसमें हिंदी के प्रचार के लिए वेबसाइट की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर के अलावा हिंदी विद्वानों की एक विश्व निर्देशिका का प्रकाशन
और विश्व हिंदी दिवस का आयोजन जैसे संकल्प लिए गए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें विदेश में हिंदी के शिक्षकों को मान्यता और हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाने जैसी बातों का संकल्प लिया गया। निश्चय ही पहले से 10वीं में जो यात्रा, लंबी यात्रा है, उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर रहे हैं, उबड़ खाबड़ भी रहे हैं, लेकिन प्रगति निराशाजनक नहीं, संतोषजनक ही रहा है, क्योंकि इससे हिंदी के वैश्विक आयाम में एक निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। सम्मेलन में विद्वानों, लेखकों और हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े लोगों का एक डेटाबेस बनाना और ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंतराल में विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाना और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित करने का संकल्प लिया गया। सभी सम्मेलनों में सबसे ज्यादा जोर विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने पर रहा। इस दिशा में कई अहम कदम तो उठे, पर इन संकल्पों को साकार करने में अभी वक्त लग रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में हुई। पहला सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ, उसके बाद एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ और एक और सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ है। इसके अलावा 7 सम्मेलन दुनिया के दूसरे देशों में आयोजित किए गए। कैमरा पर्सन संजय कुमार और जयगम मुर्तुजा के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी, भोपाल। करीब 40 वर्षों से तो मुझे याद है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के चुनौतियों और चिंताओं पर लोग सम्मेलन करते रहे हैं। अपने पूर्वजों से मैं ये सुनता रहा हूं कि हिंदी को लेकर वो भी इसी तरह चिंताएं करते थे। इसलिए जाते जाते हम आपसे ये वादा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी इस तरह के सम्मेलन होंगे, हम इसी तरह चिंताएं करते रहेंगे। नमस्कार।